भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में अस्तित्व में आई, अपने नए रूप में समाजवादी, गांधीवादी और राष्ट्रवादी विचारों के संगम के रूप में। इस पार्टी से दो बड़े नेता उस समय निकले, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन इससे पहले ये नेता भाजपा की पैतृक पार्टी में सेकंड जनरेशन के नेता थे। उस पार्टी का नाम था जनसंघ। उस पार्टी के दो बड़े नेता थे, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल 1953 से 1968 में अपनी मृत्यु तक जनसंघ के ताकतवर नेता रहे। उनके बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, अगर मेरे पास दो दीनदयाल होते तो मैं भारत का चेहरा बदल देता। दीनदयाल भाजपा की राजनीति में वो नाम रहा है जिसने उसे दक्षिण पंथ की फिलॉसफी दी, एकात्म मानववाद की, लेफ्ट की राजनीति के बरक्स खड़े हिंदूवाद और राइट विंग की। इस राजनीति में फिलोसोफर कम हुए हैं, उत्तेजित वक्ता ज्यादा हुए हैं। ऐसे में दीनदयाल इनके लिए संजीवनी का काम करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को यूपी में मथुरा के नगला चंद्रभान में हुआ था। इनके पिताजी परंपरागत व्यवसाय में लगे हुए ज्योतिषी थे, पर दीनदयाल के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई थी। जब दीनदयाल 8 साल के थे तब उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। अनाथ दीनदयाल का पालन पोषण ननिहाल में हुआ। आगे की पढ़ाई करने के लिए वो सीकर पहुंचे, जहां उनकी मेधा से प्रसन्न होकर सीकर के महाराजा कल्याण सिंह ने उनको स्कॉलरशिप दे दिया। तब उन्होंने विज्ञान के प्रतिष्ठित पिलानी कॉलेज से पढ़ाई की। 1937 में जब दीनदयाल सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में पढ़ रहे थे, तब वो अपने एक सहपाठी के माध्यम से आरएसएस के संपर्क में आए। आज भी इस कॉलेज में छात्रावास का 100 नंबर कमरा उनकी यादों को संजोए हुए है। वो किसी को आवंटित नहीं किया जाता है। दीनदयाल प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए चुन लिए गए थे, पर उन्होंने उसे ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद उनकी मुलाकात आरएसएस के फाउंडर केबी हेडगेवार से हुई। कॉलेज पूरा करने के बाद 1942 में वो आरएसएस के लिए पूर्णकालिक काम करने लगे। नागपुर में संघ का द्वितीय वर्ष पूरा करने के बाद वो प्रचारक बन गए। सबसे पहले उन्होंने यूपी के लखीमपुर जिले में प्रचारक का काम किया, फिर यूपी के प्रांत प्रचारक बन गए। उनको आरएसएस का आदर्श स्वयंसेवक माना जाता था। इसके पश्चात दीनदयाल उपाध्याय ने लखनऊ से राष्ट्र धर्म नाम की मासिक पत्रिका शुरू की थी। उन्होंने बाद में 5 जन्य और स्वदेश भी निकालना शुरू किया। 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और फूलबाग में पहला अधिवेशन हुआ, तो दीनदयाल उपाध्याय को आरएसएस ने इसमें प्रमोट किया। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस ने कहा था कि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, तो वो आरएसएस का राजनीतिक चेहरा बनकर जनसंघ में सामने आए। पहले वो उत्तर प्रदेश जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी बने, बाद में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1953 में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई। जनसंघ के अध्यक्ष बदलते रहे, पर दीनदयाल उपाध्याय का रुतबा बना रहा। जनसंघ की पूरी जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गई। 1953 से 1967 तक वो जनसंघ के सर्वे सर्वा रहे। उस वक्त जनसंघ को चुनावी जीत कम ही मिलती थी, लेकिन अपनी कार्यकुशलता और ओज से दीनदयाल उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा कर रखा था। लगातार हार से पार्टियां ध्वस्त हो जाती हैं, लेकिन इस बारे में बताते हुए 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिंदा थे तब हम लोग चुनाव में जमानत जब्त हो जाने पर भी सेलिब्रेट करते थे। इस वजह से सरकार बनने के बाद जब मोदी ने योजनाएं चलाई तो सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ही चलाई। उनके बारे में एक किस्सा मशहूर है। कानपुर के एक सज्जन उनके ऑफिस मिलने आए हुए थे। वहां पता चला कि दीनदयाल बाल दाढ़ी बनवाने गए हुए हैं। वो सज्जन शहर के सारे सैलून घूम आए, लेकिन वो नहीं मिले। लौट कर आए तो दीनदयाल बैठे हुए थे। उन्होंने बताया, इटालियन सैलून में गया था, इसलिए नहीं मिला। इटालियन से तात्पर्य था सड़क किनारे बैठकर। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रचारक बनने के बाद उन्होंने अपने सारे प्रमाण पत्र जला दिए थे, ताकि एकनिष्ठ भाव से देश की सेवा कर सके। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के मुताबिक व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एकात्मा अपने शुद्ध रूप में पूरी इंसानियत को एक करती है।
एक आदर्श इंसान को स्व और स्व परिवार से ऊपर उठकर पूरी इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय ने इस थ्योरी को समाज तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा। चूंकि उस वक्त पश्चिमी सभ्यता के कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और इंडिविजुअलिज्म की थ्योरीज की धूम थी, तो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए अलग थ्योरी एकात्म मानववाद की दी। दीनदयाल का मानना था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो। कहीं कहीं यह माओ के फैक्ट्री इन बैकयार्ड जैसी क्रांतिकारी थ्योरी थी। 1965 में ही जनसंघ ने एकात्म मानववाद को अपना सिद्धांत घोषित कर दिया था। 1980 में स्थापना के बाद यही भाजपा का भी ऑफिशियल सिद्धांत है। इसके मुताबिक कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों से अलग भारत को एक अपना इकोनॉमिक मॉडल बनाना चाहिए। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी, उनका जो योगदान मिला है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनका दिखाया मार्ग हम सभी को प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है। साथियों, ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी, जिसमें व्यक्ति केंद्र में रहे। विज्ञान के मामले में एकात्म मानववाद की थ्योरी से वो पश्चिमी विज्ञान को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। वहीं धर्म को ना तो वो हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ रहे थे, न परंपरागत रिवाजों से, बल्कि वो हिंदू धर्म को उसके मॉडर्न स्वरूप में देखना चाहते थे। रहस्यमयी मौत। फिर आया मनहूस साल 1968। फरवरी में संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला था, तो जनसंघ अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय ने 11 फरवरी को अपने 35 सदस्यों वाले संसदीय दल की दिल्ली में बैठक बुलाई थी। लेकिन इसके एक दिन पहले, यानी 10 फरवरी को वो खुद लखनऊ में थे, अपनी एक मुंहबोली बहन के पास, जहां से अगले दिन संसदीय दल की बैठक के लिए दिल्ली निकलने वाले थे। लेकिन बीच में बिहार जनसंघ के अध्यक्ष का फोन आया और वो पटना के लिए निकल गए। पटना जाने के लिए पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी में आरक्षण करवाया गया। बोगी में अन्य कई नेता और गणमान्य व्यक्ति अलग अलग सीटों पर थे। हालांकि वो सारे उनके साथ नहीं थे, पर लोग मौजूद थे। उस वक्त प्रथम श्रेणी में विशेष वर्ग ही यात्रा कर पाता था। फिर 2 बजे रात को मुगल सराय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी रुकी। ये गाड़ी पटना नहीं जाती थी, इसलिए इस डिब्बे को दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस से जोड़ा जाना था। इसमें आधे घंटे का समय लगना था। पटना में सुबह 6 बजे इसका टाइम था। लेकिन गाड़ी जब पटना पहुंची तो वहां दीनदयाल उपाध्याय की अगवानी करने वाले लोग हैरान रह गए। उनका कहीं कोई अता पता नहीं था। उन्होंने अनुमान लगाया कि दीनदयाल उपाध्याय दिल्ली वापस लौट गए होंगे। लेकिन मुगल सराय स्टेशन से एक खबर आई। यार्ड में लाइन से करीब 150 गज दूर एक लाश पड़ी थी। इसे रात को ही रेलवे के कर्मचारियों ने देखा था और पुलिस को आगाह कर दिया था। डॉक्टर के आने के बाद उस लाश को मृत घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी और किसी ने जनसंघ के कार्यकर्ताओं को खबर की। तब जाकर पता चला कि ये लाश दीनदयाल उपाध्याय की थी। बताया जाता है कि इसके बारे में जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी को पता चला, वो फूट फूट कर रो पड़े थे। पुलिस की जांच में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया जिससे केस बने। छानबीन में यही पता चला कि उनकी शॉल ओढ़कर कोई और व्यक्ति गया था, बिस्तर लेकर कोई और व्यक्ति गया था, कुछ सामान किसी और के पास से मिला, पर किसी के पास से उनकी मौत से जुड़ा तथ्य नहीं मिला। फिर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने अपनी छानबीन में 2 नाम निकाले, राम अवध और भरत लाल। दोनों को अभियुक्त बनाकर अदालत में पेश किया गया। मौत का मुकदमा वाराणसी के विशेष जिला व सत्र न्यायालय में चला। घटना के करीब 1.25 साल बाद 9 जून 1969 को इस मामले में सेशन कोर्ट के जज
मुरलीधर ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने कहा कि सीबीआई थ्योरी के बावजूद कई घटनाएं ऐसी हैं जिनके कारण स्पष्ट नहीं है। सीबीआई ने दोनों आरोपियों के बयान कोर्ट में पेश किए थे। इन बयानों में उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने चोरी का विरोध कर रहे दीनदयाल उपाध्याय को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, लेकिन सहयात्री एमपी सिंह के बयान में इस प्रकार की किसी भी घटना का जिक्र नहीं था। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य या बयान पेश नहीं हुआ है जिससे इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था, लेकिन भरत लाल को चोरी के इल्जाम में 4 साल की सजा जरूर दी गई क्योंकि वो पेशेवर चोर था। अदालत के फैसले के बाद 23 अक्टूबर 1969 को विभिन्न दलों के 70 सांसदों की मांग पर सरकार ने इस मामले की जांच के लिए जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ का 1 सदस्यीय आयोग बनाया, जिन्होंने सीबीआई जांच में आई चोरी की बात को ही सही ठहराया। इसके बावजूद कुछ संतोषजनक एवं सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं निकल पाया और आज भी ये मौत एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। लेकिन राजनीति किसी का इंतजार नहीं करती। दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद पार्टी की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में आ गई। 4 साल तक वो अध्यक्ष रहे और इसके बाद उन्होंने इसे लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ थमा दिया। तब तक जनसंघ में पार्टी पदों को लेकर काफी खींचतान हो रही थी। उधर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को तोड़ने के बाद बांग्लादेश युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की और उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। ऐसे में जनसंघ के अंदर खलबली मची थी। 1973 के एक अधिवेशन में पार्टी के बड़े नेता बलराज मधोक ने पार्टी का विरोध किया तो पार्टी अध्यक्ष आडवाणी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जनसंघ के फाउंडिंग मेंबर बलराज मधोक पार्टी से निकलते ही बागी बन गए। वो दीनदयाल की मौत को राजनीतिक हत्या बताते रहे। मधोक ने जिंदगी का सफर नाम की आत्मकथा लिखी। इसमें उन्होंने लिखा है कि दीनदयाल की हत्या में जनसंघ के नेताओं का हाथ होने की संभावना थी। वो आरएसएस के अंदर के पावर स्ट्रगल को भी इस हत्या का जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख पर आरोप लगा दिया कि दीनदयाल जैसे व्यक्ति की हत्या ट्रेन एक्सीडेंट में तब्दील हो गई, लेकिन इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। हालांकि बलराज मधोक की बातों का कोई प्रमाण नहीं मिला है, वो सिर्फ आरोप बनकर रह गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका चिंतन, उनका जीवन, उनका आचार, उनका विचार, यह हमारी प्रेरणा है। एक राजनीतिक विचार, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक राजनीतिक दल विपक्ष से लेकर के विकल्प तक की यात्रा को पार कर ले। और ये विपक्ष से विकल्प तक की यात्रा संभव इसलिए बनी है कि पंडित जी ने जिस विचार बीज से फाउंडेशन तैयार किया था, जो नींव डाली थी, उसी का परिपाक है कि आज विपक्ष से यात्रा विकल्प तक हम विश्व के सामने प्रस्तुत कर पाए। देश और दुनिया भर के नेताओं की इस यात्रा के साक्षी बने हर एपिसोड में सभी प्रमुख पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर, जियो सावन, गाना, एप्पल, आईट्यून्स और स्पॉटिफाई पर।